नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू किया था। हम लोगों ने देखा था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट किस प्रकार से चलता आया, गांधी जी ने कैसे मूवमेंट को चलाया और क्यों विड्रॉ किया। हम लोगों ने पिछली लास्ट वाली जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नेशनलिज्म नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की विड्रॉ होने के बाद से कांग्रेस में उथल पुथल चल रही थी और इस उथल पुथल को रोकने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन को हम लोगों ने रिजेक्ट किया। हम लोगों ने उसको साइमन गोबेक से ग्रीट किया और उसके बाद में जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में बात रखी कि साहब हमें फुल फ्रीडम चाहिए और उन्होंने एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का प्लान किया था 26 जनवरी के रोज। ये प्लान फेल हो गया, इसमें उनको कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जवाबदारी फिर से महात्मा गांधी जी के कंधों पर आ गई। अब हम लोग देखते हैं कैसे ये मूवमेंट शुरू हुआ। तो सबसे पहले मूवमेंट को शुरू करने के लिए हम देखते हैं एक छोटी सी टर्म थी, एक छोटी सी एक लॉ आया था, इसे बोलते हैं सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्या था समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। एक चीज समझिएगा, सॉल्ट इज अ थिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय रिच पुअर एंड ऑल रिलीजियस पीपल। ठीक है, सॉल्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, अमीर भी खाएगा, गरीब भी खाएगा, हिंदू भी खाएगा, मुसलमान भी खाएगा, सिख भी खाएगा, ईसाई भी खाएगा, है ना। ठीक है, सारी जाति धर्म के लोग सॉल्ट तो खाते ही खाते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सोचा, अच्छा अंग्रेजों को एक बात और पता थी कि हिंदुस्तानी लोगों का एक ऐसा मान्यता है कि वो जिसका नमक खाते ना उसके साथ नमक हरामी नहीं करते। They thought that Indians, if they consume salt prepared by the Britishers, they would never be dishonest to them. ये उनकी एक मेंटालिटी हो चुकी थी। ये एक एक्चुअल में बात भी सही है कि हम जिसका नमक खाते हैं उसका नमक हरामी उसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं करते। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना पूरे भारतीय लोगों को, सारे इंडियंस को उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया सॉल्ट खिलाया जाए। दूसरी बात थी कि सॉल्ट वाज अ थिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय एवरीबॉडी इन द कंट्री, है ना। तो एक मास पीपल जो इस चीज को प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा करके ज्यादा मुनाफा गेन करने में ब्रिटिशर्स को कोई संशय, कोई डाउट नहीं था। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देने लगी। सो दे ब्रॉट द सॉल्ट लॉ। तो व्हाट वाज द सॉल्ट लॉ? सॉल्ट लॉ गेव मोनोपोली on the production of salt to British। कि अब सॉल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे। दूसरी बात, इंक्रीज्ड टैक्स ऑन सॉल्ट, कि सॉल्ट के ऊपर उन्होंने टैक्सेस को भी बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। तो ये दो बातें थी, है ना, जिनको हम लोगों ने सॉल्ट लॉ के नाम से जाना है। कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बाकी कभी पूछ ले, है ना। तो हम लोग ये देखेंगे सॉल्ट लॉ वाज ब्रॉट या सॉल्ट लॉ वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, दिस लॉ गेव मोनोपोली टू द ब्रिटिशर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेस ऑन सॉल्ट। ठीक है, तीसरी बात, नो इंडियंस could manufacture or buy तीसरी बात क्या थी कि इंडियंस would have to buy only British produced salt, कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया नमक ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कारण मैंने बताया कि क्यों, why, because they thought if Indians consume
ब्रिटिश सॉल्ट दिल रिमेन ऑनेस्ट टू देम। ठीक है, तो ये सॉल्ट लॉ था सब। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं, आराम से लिखिए, बढ़िया शानदार तरीके से 3 नंबर पूरे के पूरे आपको लेकर के आएंगे। अब आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन को डेकोरेट करना है, आंसर को डेकोरेट करना है, तो आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि अगेन दिस लॉ द गांधी जी हैड स्टार्टेड और लॉन्च्ड सॉल्ट सत्याग्रह। समझ में आ रही बात कि अगेन दिस लॉ गांधी जी हैड लॉन्च्ड सॉल्ट सत्याग्रह। क्लियर है बात? पक्का ना? क्लियर है? चलिए, सॉल्ट लॉ हो गया आपका। अब हम समझते हैं कि गांधी जी ने मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया। ये हमने भी बोला कि सॉल्ट सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई साहब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स से जो बहुत ही रिप्रेसिव स्टेप्स मेजर्स ले रहे थे, और पंडित नेहरू का जो मूवमेंट था, जो फ्रीडम, फुल फ्रीडम वाली बात थी, जो उनकी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वाली बात थी, वो तो खत्म हो चुकी थी। तो गांधी जी के हाथ में जब वापस से मूवमेंट की कमान आई, जब गांधी जी वापस से एक्टिव हुए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 11 ऐसी डिमांड्स प्रिपेयर की, 11 ऐसी डिमांड्स प्रिपेयर की जिसमें वो पूरे इंडिया को देख सकते थे, है ना। ऐसे 11 पॉइंट्स उन्होंने सोचे जिसमें वो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पुअर पेजेंट्स, रिच पेजेंट्स, आपके स्टूडेंट्स, लॉयर्स और जो भी बचे हुए हमारे भारत देश की जो भी क्लासेस थी, कम्युनिटीज थी, सभी कवर हो जाए। तो उन्होंने 11 ऐसे पॉइंट्स प्रिपेयर किए जिन पॉइंट्स में सभी लोगों को वो इंक्लूड कर सके। ऐसी 11 डिमांड्स गांधी जी ने प्रिपेयर की, और 31 जनवरी 1930, जस्ट 5 days आफ्टर द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड जो थी एक लेटर में लिख करके लॉर्ड इरविन को दे दी। हु वाज द लॉर्ड इरविन? द वायसराय ऑफ इंडिया। बात समझते हैं? लिखता हूं। जनवरी 1930, Gandhi stated 11 demands in a letter to लॉर्ड इरविन, है ना। लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 11 डिमांड लिख करके दी। मैंने कहा ये 11 डिमांड ऐसी डिमांड थी जिसमें सब कुछ इंक्लूड था। ऑब्वियसली इनमें से एक डिमांड सॉल्ट लॉ को वायलेट करने की भी थी। गांधी जी ने कहा कि भैया सॉल्ट इज अ नेचुरल थिंग, एनीबडी कैन प्रोड्यूस, तो व्हाई शुड वी बाय इट फ्रॉम यू, है ना। तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट लॉ वाज वन ऑफ द डिमांड्स, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गांधी जी ने बात कही, कब कही? कितनी डिमांड्स थी? 11 डिमांड्स थी। एंड इसमें गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया, विद एन अल्टीमेटम, है ना। ही सेड कि इफ द डिमांड्स weren't fulfilled by 11 March 1930, सब देखते हैं, आप डेट देखते हैं साहब, कितनी डिमांड से? 11 डिमांड से, और डेट भी क्या दी है? 11 मार्च। तो ये गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि मेरी 11 डिमांड 11 मार्च तक पूरी कर दो साहब। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो देन आई विल launch a nationwide civil disobedience campaign। क्या कहा गांधी जी ने कि अगर आपको समझ में आती है मेरी डिमांड्स तो आप इसे बिल्कुल आप पास करें, मेरी डिमांड्स को फुलफिल करें। अगर आपसे मेरी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है तो भैया जी मैं तो पूरे नेशन वाइड एक कैंपेन लॉन्च कर दूंगा, है ना। मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट कर दूंगा, फिर अब आपका देखते रहना। समझ आई बात? लेकिन ब्रिटिशर्स ने, जो अपने लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इस बात को हल्के में ले ली। बोला हाँ जो बिगाड़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ही थॉट कि मूवमेंट तो करता रहता है, गांधी का क्या है। तो ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली, है ना।
और 11 मार्च की डेट आ गई और 11 मार्च की डेट आकर के चली भी गई। समझना की बात की नहीं, 11 मार्च की डेट गई। 12 मार्च 1930 के रोज गांधी जी ने क्या किया? 12 मार्च के रोज गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स को ढूंढा, है ना, ढूंढा क्या, बुलाया, और उन फॉलोअर्स के साथ में उन्होंने अपनी जो मार्च निकाल दी, है ना। मतलब क्या किया उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए यात्रा शुरू करी, पैदल यात्रा। हाँ, तो क्या किया, विद 78 फॉलोअर्स गांधी started a march from Sabarmati Ashram to दांडी। दांडी नाम की जगह तक गांधी जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और दांडी जो जगह थी आपकी साहब, दांडी जो जगह थी वो एक कोस्टल टाउन था, है ना। तो समझना आप, 12 मार्च डेट्स बिल्कुल क्लियर कर दिए। 11 डिमांड 11 मार्च, 11 डिमांड, अल्टीमेटम की डेट क्या होगी 11 मार्च। 11 मार्च को डिमांड पूरी नहीं हुई तो सब 12 मार्च को गांधी निकल पड़े। 78 फॉलोवर्स थे उनके, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये लोग चले थे कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी तक। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, कहां से यात्रा प्रारंभ करी थी। लोग क्या होते हैं, मेन कॉन्टेंट देख लेते हैं और ये हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन जो होती है इस पर ध्यान देते हो, हो ठीक है, इसमें क्या दिमाग लगाना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। एनटीएससी में बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर है ना। एनटीएससी में ये वाली डेट पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा, ये डेट पूछी जाएगी, है ना, और आपकी ये डेट पूछी जा सकती है, कितने फॉलोअर्स थे पूछे जा सकते हैं, कहां से यात्रा शुरू हुई, कहां तक यात्रा चली, कितने दिन में यात्रा पूरी हुई, ये भी पूछा जाता है। कितने दिन में यात्रा पूरी हुई साहब, 224 डेज। कितना चले, 240 माइल्स, है ना। 240 माइल चले कितने दिन में, 24 डेज में, ठीक है। कब पहुंचे, ऑन 6 अप्रैल। क्या क्या 6 अप्रैल के रोज, दांडी पर सॉल्ट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय गांधी। गांधी जी ने क्या किया, नमक बनाया था। कहां पर बनाया, दांडी में, एट दांडी। दांडी नामक स्थान पर उन्होंने नमक बनाया, सॉल्ट प्रोड्यूस किया 6 अप्रैल के रोज। 6 अप्रैल डेट याद है, 6 अप्रैल वही डेट है जिस दिन रॉलेट सत्याग्रह अभी शुरू हुआ था। तो डेट्स ऐसे याद रखो, आप लोग कनेक्ट करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली डेट्स याद होगी, ठीक है। तो 6 अप्रैल के रोज रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू हुआ, 6 अप्रैल के रोज नमक भी बनाया गया। नमक कैसे बनाया, पानी को उबाल करके, है ना, समंदर का पानी लिया, बॉइल करा और उससे सॉल्ट प्रोड्यूस किया। और इसके साथ गांधी ने अनाउंस किया कि नाउ वी विल ब्रेक ऑल द लॉज ऑफ ब्रिटिश। समझ में आ रही बात नहीं? अब बीच में यात्रा पे गांधी जहां जहां भी जा रहे थे ना, जहां भी जितने भी गांव आए, सब गांवों में वो लोगों को प्रीच करना, लोगों को गाइड करना कि सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है। और मैं शुरू करने वाला हूं और आप लोगों को, है ना, अपने हक के लिए खुद को लड़ना है। मुझे आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको मेरा सपोर्ट नहीं चाहिए, खुद की लड़ाई खुद को लड़नी है। तो गांधी वॉज डूइंग दिस थिंग। तो अल्टीमेटली ऑन द 6th अप्रैल सॉल्ट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय गांधी एंड दिस इज हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। दिस इज हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड ऑफ। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? पक्का आ रही है? कितने प्रश्न बन रहे हैं? पहला प्रश्न बन रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट लॉ। इसके पीछे वाला पेज पढ़ा है मैंने आपको। राइट अ शॉर्ट व्हाट वाज सॉल्ट सत्याग्रह, तो दिस वाज द सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दांडी मार्च लिख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वाज द हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? पक्का? श्योर? अब हम आगे देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां से स्टार्ट हुआ तो क्या क्या गांधी ने एक्सपेक्ट किया लोगों से और क्या क्या गांधी जी ने किस तरह से इस मूवमेंट को आगे फॉरवर्ड किया। क्लियर है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या था, कैसे था, क्यों शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस मूवमेंट में गांधी जी ने क्या किया। सबसे पहले वही सारी बातें जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में हुई थी, गांधी जी ने, है ना, एक्सपेक्ट की लोगों से। ठीक है, तो है ना, वो क्या सारी बातें क्या थी? सरेंडर ऑफ ऑल ब्रिटिश टाइटल्स एंड designations, surrender of all British titles and designations। दूसरी बात क्या की गई? दूसरी बात की गई कि लिविंग ऑफ जॉब एंड स्कूल्स एंड कॉलेज, लिविंग ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेसेस। समझ में आ रही बात? इसके बाद में क्या? इसके बाद में साहब आपके लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। ठीक है, शराब की दुकानों के बारे में बार बार बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि ब्रिटिश लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट शराब पिलाओ और काम कराओ, है ना। तो वो जो गंदी आदत डाल करके लोगों को लत लगाने का, एडिक्शन करने का काम उनका बहुत, उसमें बहुत माहिर थे वो। ठीक है, इसके अलावा स्ट्राइक्स, है ना, अदर शॉप्स वर क्लोज डाउन। ठीक है, स्ट्राइक्स, सभी जगह हड़तालें। ठीक है, और ये सारी बातों के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या थी? बॉयकॉट ऑफ ऑल ब्रिटिश लॉज, है ना, बॉयकॉट ऑफ ऑल ब्रिटिश लॉज। बॉयकॉट कर दो ना, ब्रिटिश के सारे लॉज जो है उनको वायलेट कर दो, उनको बाइकआउट कर दो, उनको ब्रेक कर दो, है ना। मैं ब्रेक वर्ड लिखूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ब्रेक वर्ड जो होता है बड़ी जल्दी समझ में आता है, ब्रेकिंग। ठीक है, तोड़ डालो। समझ में आ रही बात कि ब्रिटिश लॉ जितने भी थे उनको तोड़ दो। अच्छा, जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो यहाँ पर फिर से हुआ था जिससे हम बात करते हैं, वही सब वो आपके, है ना, बोन फायर्स। ठीक है, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ये सब बातें तो आपकी यहाँ पर भी हुई थी। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था गांधी जी ने स्टार्ट किया। ये सारी बातें थी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की मेन फीचर्स थी। समझ में आ रही बात? क्या थी? सारे ब्रिटिश टाइटल सरेंडर कर दो, उनकी डेजिग्नेशन सरेंडर कर दो, कुछ भी जॉब नहीं चाहिए हमको उनकी, कोई स्कूल में नहीं पढ़ना उनके, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ना उनके, लिकर शॉप्स बंद कर दो, दूसरी दुकान में जो आपके हुई सब बंद कर दो, है ना, खूब स्ट्राइक करो, कपड़े जला डालो जितने ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश फॉरेन गुड्स जो है उनको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और उनके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को हमें सिर्फ तोड़ना 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 है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो मेन मैसेज वाज दिस, ब्रेकिंग डाउन ऑल दी लॉस ना। उनके कानून नहीं मानोगे तो उनका मैकेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। पूरा मैकेनिज्म खत्म हो गया तो वो हम लोग जो है हमारे मूवमेंट को और बेहतरीन तरीके से आगे लेकर के जा सकेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, गांधी जी का अल्टीमेट टारगेट था कि ब्रिटिश लोगों को हम किसी तरह का भी सपोर्ट ना करें, किसी भी तरह का सपोर्ट ना करें, वो अपने आप चले जाएंगे, है ना। एंड एवरीथिंग शुड बी डन विथ अहिंसा, एवरीथिंग शुड बी डन विथ नॉन वायलेंस। क्लियर है बात? ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत तगड़े तरीके से चला साहब। लोगों ने टाइटल सरेंडर कर दिया, डेजिग्नेशन सरेंडर कर दी, लोगों ने जॉब छोड़ दिए, लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया, लोगों ने टैक्सेस देने से मना कर दिया, लोगों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, लोगों ने चौकीदारी टैक्स जो होता था वो देने से मना कर दिया, लोगों ने बोल दिया बोले भैया हम तो ब्रिटिश को मानते ही नहीं। लोगों ने इस कर दिया कि ब्रिटिश मतलब है ही नहीं इंडिया में। वो लोग ऐसा बिहेव करने लगे, ऐसा रिएक्ट करने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट वेरी 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 मच ट्रबलसम विद ऑल दिस थिंग्स। उनको लगा कि भैया गए काम से, और ये देखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे रेप्रेसिव मेजर्स लेना शुरू करे, है ना। रेप्रेसिव मेजर्स लेना शुरू करे। अप्रैल 1930 खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो भाई साहब थे, इनको अरेस्ट किया गया, है ना। ठीक है, वॉज अरेस्टेड। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है कि इन्हें अरेस्ट कब किया गया, ये भी नहीं आता ये कौन थे। क्वेश्चन क्या आता है एनटीएससी का 1 नंबर का क्वेश्चन, याद रखना। लिखें कि
who is known as Frontier Gandhi? Who is known as Frontier Gandhi? जी भाई साहब, he was very intelligent person. He was a person who was following Gandhi like his own shadow. समझ में आ रही बात नहीं है? गांधी जी का खास, बिल्कुल खास, मतलब हो सकता है राइट हैंड, है ना, तो पिक्चरों में तो गुंडों का राइट हैंड, तो वैसे गांधी जी का राइट हैंड बोल दो, गांधी गुड मैन, ठीक है। तो उनका तरीके से ये जो था, ये एक ऐसा इंसान था जो कि मतलब आपको हर इंसान के साथ होता है। हिटलर के साथ गेबल्स थे, अपने हमारे मोदी जी के साथ अमित शाह जी हैं, है ना। तो हर इंसान के साथ में कोई ना कोई एक बहुत मजबूत इंसान होता है जो हर जगह उनके सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो दिस वाज खान अब्दुल गफ्फार खान। उनके क्वेश्चन आता है 1 नंबर का एनटीएससी में, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, है ना, ठीक है। आदमी कंफ्यूज जाता है, नीचे 3-4 नाम होते हैं, एक ही नाम मुस्लिम का होता है, 2-3 नाम बाकी हिंदू का होता है। आदमी सोचता है यार मुस्लिम को तो गांधी बोलेंगे। तो दिस इज हाउ यू टू रिमेंबर हिज नेम, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। एक खान कम भी कर दोगे तो भी नाम वही रहेगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति था। जब अप्रैल में इनको अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद में जो थे कई जगहों पर जो हमारे भाई साहब सपोर्टर्स थे, हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाले लोग थे, है ना, वो लोग जो थे कई जगह पर जो थे ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, ज्यादा प्रोटेस्ट हमारे यहाँ से करने लगे और ब्रिटिश उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अपनी तरफ से वायलेंस क्रिएट करने लगे। प्रोटेस्ट वायलेंस ये एक प्रोसेस चालू होने लगी। 1 महीने बाद महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट हो गए, है ना। आफ्टर अ मंथ गांधी जी वॉज अरेस्टेड। अब गांधी जी अरेस्ट हो गए साहब, जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो मामला बहुत बढ़ गया, लोग बहुत बड़ी मात्रा में आ गए बाहर रोड पर निकल करके, है ना। जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग रोड पे आ गए, बहुत ज्यादा जो प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, तो अंग्रेज घबरा गए, है ना। उनको समझ में नहीं पड़ी कि क्या करना है ना। बोलते ना हमारे इंदौर की भाषा, संपट नहीं बैठी, तो उनकी संपट नहीं बैठी भी है क्या। वो परेशान होने लगे, भैया बहुत परेशान हो गए, बहुत तकलीफ में आ गए। कौन? अंग्रेज लोग। गुस्से में आकर के, झुंझला करके उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन पे, पीसफुल सत्याग्रही पर एक अटैक कर दिया, है ना। पीसफुल सत्याग्रही पर एक अटैक कर दिया, जिस तो क्या बता रहा हूं आपको, पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक। बताया जाता है 1 लाख men, women and children were arrested. क्या हुआ? 1 लाख महिला, बच्चे, बूढ़े और जो थे पुरुषों को अरेस्ट कर लिया गया। इतने लोगों को जब अरेस्ट करने लगे तो फिर से गांधी जी का दिमाग खसका, बोले यार ये क्या हो रहा है, तो गलत हो रही है। तो गांधी जी बिकेम लिटिल बिट वरीड, एक्सेस हो गए, ठीक है। और उन्होंने जो है लॉर्ड इरविन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्लान किया, है ना। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्लान किया, ध्यान से समझिएगा। और हमारे पास आई एक टर्म, एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज, गांधी इरविन पैक्ट। क्वेश्चन आता है 70 से, है ना, गांधी इरविन पैक्ट। क्वेश्चन पहला क्या आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कौन सी डेट को साइन हुआ? तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 के रोज गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। और गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ? तो गांधी जी accepted Irwin's offer to attend
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या समझ में आ रही बात कि गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करता हूं, एंड देन वी विल निगोशिएट व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट आर द चांसेस, है ना। तो गांधी जी ने अपना मूवमेंट जो था हार्ट डाउन कर लिया, ठीक है। तो मूवमेंट वॉज पॉज्ड या यूं कहें विड्रॉन। गांधी जी ने अपना मूवमेंट जो था बंद कर दिया, रोक दिया, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया, है ना, उन्होंने पॉलिटिकल बिजनेस को छोड़ दिया, ठीक है। ब्रिटिश रिलीज्ड ऑल पॉलिटिकल बिजनेस। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, सारे पॉलिटिकल बिजनेस को छोड़ दिया। समझ में आ गई बात। अब गांधी इरविन पैक्ट के तहत हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। तो गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। कब करी थी, दिसंबर 1931 में। दिसंबर 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय गांधी। दिसंबर 1931 गांधी अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी अटेंड करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे दूसरे लीडर भी होते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर होते हैं, आपके डीपीएस क्लास के लीडर होते हैं, जो बी आर अम्बेडकर साहब थे आपके, ना मुस्लिम लीग के जिन्ना साहब, ऐसे जितने भी हमारे जितनी भी कम्युनिटीज थी या जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस के अलावा जितनी भी दूसरी बॉडीज थी, सभी के लीडर जो होते हैं इस मूवमेंट में आते हैं, अटेंड करते हैं। समझ रही बात, ठीक है। वहां पर नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं और गांधी जी जो होते हैं डिसअपॉइंटेड होकर के वापस आ जाते हैं। नेगोशिएशंस फेल्ड, गांधी रिटर्न, है ना, निराश, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। कुछ भी हाथ में लेकर के नहीं आते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी को फिर से पकड़ लिया, है ना, सभी को फिर से पकड़ लिया साहब, है ना। तो सीइंग द अरेस्ट ऑफ लीडर्स एंड रिप्रेसिव measures from British, Gandhi relaunched the movement। Gandhi relaunched the movement। फिर से शुरू किया गांधी ने मूवमेंट को। और अब जो मूवमेंट था, है ना, अब जो मूवमेंट था एक आध साल तक दम भरा और उसके बाद में खत्म हो गया, है ना। रीलॉन्चिंग किसी भी ना पार्ट 2 पिक्चर को ज्यादा जनरली अच्छा नहीं आता है, तो इसकी भी रीलॉन्च जो थी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। अल्टीमेटली जो था मूवमेंट खुद ही अपना मोमेंटम खो चुका था, ठीक है। बताते हैं बाय 1934 द मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। समझ में आ रही बात, क्या नहीं आ रही। तो इस तरह से हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट पे क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 पे क्वेश्चन है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे चला था, क्या था, ये तो हम लोग पूरा देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या रोल प्ले किए, मतलब लोगों ने, मतलब कम्युनिटीज में, किसानों ने, बिजनेसमैन ने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।